आराम से आल बनी, भोरे भोरे उठ के चले नहीं है। हाँ, आके बैठ के अब इतना समझ रहे, पढ़ना 10-10 गो न्यूज चैनल का रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें से जो बढ़िया लगता है उसको हम यहाँ पे डालते हैं। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के, कम से कम 5-6 घंटा समय हमको देना पड़ता है, तब जाकर के ये तैयार होता है। ऐसा नहीं कुछ उठाकर खोर बखोर डाल देगा, वैसे थोड़ा ही भाई उसका शूट करे, पर्सनालिटी पे मैच करे। फोटो भी इस तरीके का डालिए, लाखों हजारों फोटो है, नो डाउट करने के लिए तो बहुत आसान काम है। कौन बड़का काम कोई ले बड़ा करके दिखा दिए वही समय कि वो अगला फैल तुझे बना दो बाबू, हमारा काम आसान कर दो तू। हाँ, तो कहना आसान होता है, करिएगा। आप पढ़ रहे हैं ना, आपको तो सब बना के दे रहे हैं, तो फिर पढ़िए आप, है ना, बस पढ़ लीजिए। आप लोग इतना कीजिए, है ना, जीवन की जो भी समस्याएं होंगी याद रखिएगा, मिलजुल के उसको दूर किया जा सकता है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले बहुत महान हैं, है ना। कोई भी समस्या हो मिलजुल के सलटाइएगा, सलट जाइएगा। और दूसरी बात यह है कि कभी भी जीवन में जो आपका साथ दिया हो, कल एक मूवी देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, वही IAS एस्पिरेंट, हाँ, वेब सीरीज बहुत अच्छी, देखना चाहिए आप लोगों को भी। हाँ, तो उसमें एक बात बहुत अच्छा बोला, जब DM आदमी बन गया तो उसको जो रॉकेट लॉन्चर, अब मेरी बात को आप समझिएगा, DM क्या है, एक उपग्रह है, और रॉकेट ने उसको कक्षा में पहुंचा दिया। उसके बाद रॉकेट से उसका रिलेशन खत्म हो गया, वो व्यक्ति अकेले घूम रहा है, तो उसका अस्तित्व जो है बिल्कुल समझिए कि कुछ है नहीं। तो जो इंसान जीवन में आपका साथ दिया हो, उसका साथ कभी भी सफलता प्राप्ति के बाद मत भूलिएगा, वरना आप अकेले उसी तरह उपग्रह की भांति नाचते रहिएगा, कोई अपना कहने वाला नहीं होगा, है ना। बड़ा अच्छा बात लगा हमको, चलो बहुत बढ़िया बात है। अधिकांश लोग नौकरी के बाद वही करते हैं, छोटा नौकरी हो बड़ा नौकरी, नौकरी लग जाने के बाद में क्या करता है लोग, जड़ से ही अलगाव हो जाता है, पहचानने से इनकार कर देता है सब, है ना। तो वो अकेला है, टेंशन मत लीजिए, हम लोग साथ हैं, है ना। तो जो ऐसा करता है वो अकेला होता है। ठीक है, चलिए, तो आज एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के अंदर नहीं होगा, तो हम लोग एक डिबेट करा लिया जाएगा। हाँ, बढ़िया है, कोई टॉपिक, वो माइक है जनकी कितना दिन से कहते नहीं। ठीक है, एक डिबेट कराया जाएगा 10 मिनट लास्ट में, बाद में पहले पढ़ लिया। वैसे तो हमारा लागत नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हुई, क्योंकि बहुत न्यूज है और अच्छा न्यूज है। शुरू में 3-4 गो तो राष्ट्राध्यक्ष चेंज हुआ है, लोग उसी के बारे में। जैसे पहला न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, इनके बारे में काफी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो यहां ज्यादा समय नहीं देंगे हम। भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक जो हैं, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर 2022 से बने हैं। कब से बने हैं? बीपीएससी का नोटिफिकेशन शायद आ गया ना, जाते देखे, हाँ, मतलब डेट आ गया ना उसका। हाँ, तो लग रहा है बहुत कुछ टाइमली है। तो इस बार जिनको देना होगा, हम लोग एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, वो स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके अंतर्गत पीटी में शामिल होना है आप लोग को। करेंट पे और मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा समय देना है करेंट पे और आधुनिक भारत पे। ये 2 सेक्शन से 70 सवाल आता है। सब राज्य का बात आप लोगों को बोल रहे हैं, इस 2 सेक्शन पे समझिए 75% टाइम दीजिए, है ना, और 25% टाइम बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे देना है ना। इस तरीके का स्ट्रेटजी बना के हम लोग काम करेंगे और उम्मीद है कि मार्च-अप्रैल में उसका पीटी का एग्जाम हो जाए। तो दर्पण अच्छे समय शुरू हो गया है, करंट का गारंटी है। इस बार बीपीएससी में हम लोग एकदम पूरा करंट बनाने जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना उसका। हाँ, एक भी क्लास ऑफ करंट का मिस मत कीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होने जा रहा है। 30 से 35 सवाल करंट अफेयर्स का होता है और बहुत सही समय पे ऊपर वाला लग रहा है, अब हम लोग का साथ दे रहे हैं, है ना। बहुत सही समय पे शुरू हो गया है और यूपीएससी का भी बैच जो है मंगलवार से 3 से 4 चलेगा, है ना। 4 से 5 मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है, उसको चलने दिया जाएगा। तो सब कुछ सही हो गया है ना। तो आप लोग बस मेहनत करिए, जिनका ग्रेजुएशन हो गया, फॉर्म भरने के लायक है, वो भूल जाइए घर परिवार समाज, और आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए। करंट पे पूरा फोकस कीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, उसके बाद टाइम मिलेगा तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। हाँ, उस तरीका से हम बताते रहेंगे आप लोगों को क्लास में कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ऋषि सुनक जी कितना तारीख को ये हुए? 25 अक्टूबर 2022। बस अंडरलाइन नहीं कीजिएगा। इस पद पर अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस को, जिन्होंने 6 सितंबर 2022 को ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, का स्थान 42 वर्षीय सुनक ने लिया है। लिज ट्रस 45 दिन ही, हाँ अंडरलाइन कर लीजिए,
लिज ट्रस कितना दिन? 45 दिन ही प्रधानमंत्री रही। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए। आर्थिक मोर्चे पर विफलता के कारण उनकी पार्टी ने ही उनके विरोध उनकी पार्टी में ही उनके विरुद्ध जो है विरोध उभरने लगा था। ऐसे में अपनी असफलता स्वीकार करते हुए त्याग पत्र की घोषणा उन्होंने 20 अक्टूबर को ही कर दी। चलिए बस अंडरलाइन नहीं कीजिएगा। उनके त्याग पत्र के बाद नए प्रधानमंत्री पद की रेस में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अलावा पेनी मॉर्डंट भी शामिल थी। जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया, जबकि पेनी आवश्यक समर्थन नहीं जुटा सकी। उनके रेस से बाहर होते ही ऋषि सुनक का निर्विरोध ही प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित हो गया था। लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, किंतु अंतिम चरण में लिज ने बाजी मार ली थी। ताजा परिस्थितियों में कंजर्वेटिव सांसदों में से अधिकांश ने ऋषि सुनक का ही समर्थन किया। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिएगा। पार्टी के नए नेता चुने जाने के बाद 25 अक्टूबर को बकिंघम पैलेस में महाराज चार्ल्स तृतीय ने उन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति दिलाई है। ठीक है, चलिए अब अंडरलाइन नहीं कीजिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल में कई फेरबदल सुनक ने किए हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं। बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी प्रधानमंत्री रहे डोमिनिक राव को पुनः उप प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया है। ठीक है, बस इतना ही अंडरलाइन करना, आगे नहीं करना। इस मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को बाहर का रास्ता उन्होंने दिखाया, जबकि जेम्स क्वेली को विदेश मंत्री, जेरेमी हट को वित्त मंत्री, वैन वेलेस को रक्षा मंत्री सहित कुछ मंत्रियों को उन्होंने बरकरार रखा है। अपनी कंजर्वेटिव पार्टी में एकता बनाए रखने का प्रयास कैबिनेट का गठन करते हुए उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री चुने के बाद पार्टी में अपने पहले ही संबोधन में स्थिरता और एकता को प्राथमिकता देने का वादा करते हुए, यूपीएससी वाले अंडरलाइन कर सकते हैं, स्थिरता और एकता को प्राथमिकता देने की बात उन्होंने कही है, माने निष्कर्ष रूप में, है ना। बस स्थिरता और एकता को प्राथमिकता देने का वादा करते हुए श्री सुनक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश को एकजुट करने की होगी। उन्होंने कहा कि इस देश ने उन्हें यानी मुझे काफी कुछ दिया है और उसे चुकाने के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पाकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। लंदन में संसद के निकट कंजर्वेटिव पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन एक महान देश है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हम एक गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अब स्थिरता और एकता की आवश्यकता है तथा मैं अपनी पार्टी तथा देश को एकजुट रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए हम चुनौतियों से निपट सकते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ठीक है, तो जानते ही थे आप लोग। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से उनकी मुलाकात मन कर करिए, न मन कर अंडरलाइन मत करिए, परीक्षा उपयोगी नहीं है, बस जानकारी के लिए कर सकते हैं। नारायण मूर्ति की पुत्री अक्षता मूर्ति से उनकी मुलाकात कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। बाद में दोनों का विवाह जो है 2009 में हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा एवं अनुष्का है। हाँ, नाम तो सही रख ले पापा, मैंने भारतीय नाम रख ले पापा। हाँ ठीक है बात। चलिए, ऋषि सुनक के दादा दादी भारतीय थे जो पंजाब से केन्या चले गए थे, जहां ऋषि के पिताजी अर्थात यशवीर का जन्म हुआ था, और वे लोग वहां से 1960 में ब्रिटेन में गए और ब्रिटेन में ही साउथहैम्पटन में 12 मई 1980 को ऋषि का जन्म हुआ था। राजनीति में प्रवेश के बाद श्री सुनक, सब अंडरलाइन करने के लायक है, जानकारी के लिए बैकग्राउंड है उनका, तो इच्छा हो तो कर लीजिए, नहीं हो तो मतलब ब्लू पेन से कर लीजिए। हाँ, राजनीति में प्रवेश के पश्चात श्री सुनक 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद चुने गए थे। जून 2017 से ही ब्रिटिश सरकार में विभिन्न पदों पर रहने के पश्चात फरवरी 2020 में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। बोरिस जॉनसन के त्याग पत्र के बाद अब अक्टूबर 2022 में वह प्रधानमंत्री बने हैं। यूके के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले वह पहले हिंदू हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसमें एक न्यूज नहीं है, अच्छा न्यूज है, जो हमको लगता है बीपीएससी योग्य सवाल है और इसमें है नहीं, यही आउट ऑफ हो जाता है ये से, तो जो न्यूज़पेपर वगैरह से मिलता है।
तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की कोर टीम में झारखंड के प्रज्वल पांडे को भी शामिल किया गया है। यही है प्रज्वल पांडे, है ना, ये झारखंड के हैं, इन्होंने अपने कोर कमेटी में शामिल किया है। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक ने कार्यभार संभाल लिया। ऋषि सुनक ने अपनी कोर कमेटी की घोषणा की है, जिसमें झारखंड के सिंदरी के रहने वाले प्रज्वल पांडे भी शामिल किए गए हैं। तो ये नाम बीपीएससी के लिए पहले बता देना, मोस्ट बीबीआई, ठीक है। तो ये इसको जरूर नोट्स में जो लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, वहां प्रज्वल पांडे का चर्चा कीजिएगा, ठीक है। एक तो झारखंड से संबंधित है, बिहार भारत से तो है ही है, लेकिन झारखंड से है, तो झारखंड भी कभी बिहार का अंग रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रज्वल पांडे जो थे सिंदरी के रिटायर्ड पीडीआईएल कर्मी बागीश दत्त पांडे के पौत्र हैं। प्रज्वल के माता पिता राजेश पांडे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो थे और मनीषा पांडे सिंदरी में रहते थे। अगस्त 2022 में ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए थे, तब प्रज्वल को उनकी पार्टी की ओर से मुख्य अभियान टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तब प्रज्वल ने ऋषि सुनक की टीम में कई वरिष्ठ नीति सलाहकारों के साथ काम किया। प्रज्वल पांडे साल 2019 में मात्र 16 वर्ष की आयु में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल भी हुए थे। इससे पहले वे साल 2019 में यूके यूथ पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य चुने गए तथा युवा संसद सदस्य के रूप में ब्रिटिश संसद में पहली बार भाषण दिया भी था। तो प्रज्वल पांडे के बारे में, बाकी तो उनके बारे में तो है ही है, तो प्रज्वल पांडे के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानकारी दे दिए। चलिए, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए उल्फ क्रिस्टियन, चलो अंडरलाइन कर लो। स्वीडन की नई दक्षिणापंथी सरकार में उल्फ क्रिस्टियन प्रधानमंत्री। स्वीडन के अंडरलाइन कीजिएगा, स्वीडन में रिक्सडैग स्वीडन की 349 सदस्यीय संसद के लिए 11 सितंबर 2022 को संपन्न चुनाव में 4 दक्षिणापंथी दलों, जिन्होंने मामूली बहुमत चुनाव में प्राप्त किया था, कि लगभग 1 माह तक चली कशमकश के बाद मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टियन नए प्रधानमंत्री वहां बने हैं। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए। 59 वर्षीय क्रिस्टियन के ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार वहां 18 अक्टूबर 2022 से संभाला है। बस अंडरलाइन कीजिएगा। दक्षिणापंथी गठबंधन की मॉडरेट पार्टी को 68, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स को 19 तथा लिबरल्स को 16 सीटों पर विजय 11 सितंबर 2022 को संपन्न चुनाव में प्राप्त हुई थी। धूर दक्षिणापंथी स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी की सीटों की संख्या इनमें सबसे अधिक 73 थी। 349 सदस्यीय रिक्सडैग में इन चारों की सीटों की कुल संख्या 176 है, जो स्पष्ट बहुमत से मामूली ही अधिक है। ऐसे में निवर्तमान वामपंथी गठबंधन के हाथ से सत्ता निकलना स्पष्ट था, जिसके चलते अंडरलाइन कर सकते हैं, निवर्तमान प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन, जो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थे, ने चुनाव के बाद ही त्यागपत्र की घोषणा कर दी। यानी इससे पहले कौन थी? तो एंडरसन थी, और संयोग से वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्हीं के जगह पर ये बने हैं, ठीक है। तथा अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। तथा नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार वह संभाली हुई थी। उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सर्वाधिक 107 सीटें 11 सितंबर के चुनाव में यद्यपि प्राप्त की थी, तथापि ताजा परिस्थितियों में विपक्ष की नेता ही वह रह गई है। नई सरकार के गठन के लिए चारों दक्षिणापंथी दल यानी एमकेडीएल और एसडी के बीच 1 माह तक चली कसमकस के बाद टीडो समझौता, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये चारों पार्टी के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम रखा गया टीडो समझौता, 14 अक्टूबर को संपन्न हुआ, जिसके बाद कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए, जिसके बाद मॉडरेट पार्टी के उल्फ क्रिस्टियन ने 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस पद पर उनका यह कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? चलिए आते हैं, यही है, काफी कसमकस के बाद बने हैं। चलिए, भारत के साथ थोड़ा स्वीडन का हम लोग जानते हैं, स्वीडन का इतिहास के बारे में और भारत के साथ उसके रिलेशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि स्वीडन चर्चा में है और स्वीडन स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। आपको पता है विश्व में सबसे पहले अम्बुड्समैन की व्यवस्था कहां पर लागू किया गया था? पढ़ाएं जो पॉलिटी पढ़ चुके हैं, स्वीडन में किया गया था। विश्व में सबसे पहले लोकपाल कहां लाया गया था? लोकपाल को ही स्वीडन वगैरह देशों में अम्बुड्समैन कहा जाता है, ठीक है। तो और इसका रिपोर्ट भी काफी अच्छा है,
यहाँ के लोग, यहाँ का व्यवस्था काफी अच्छा रहता है। हाँ, तो थोड़ा सा इनके साथ, भारत के साथ रिलेशन देखते हैं। भारत और स्वीडन के संबंध काफी पुराने हैं। इंडो स्वीडिश रिलेशन की शुरुआत वर्ष 1949 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 1957 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीडन की यात्रा की, जिससे दोनों देशों के रिलेशन और मजबूत हुए थे। हाल के समय में भारत और स्वीडन एक रणनीतिक इनोवेशन पैक्ट के माध्यम से इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। 31 मई से 2 जून 2015 तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वीडन का दौरा भी किए थे। उसके बाद पीएम मोदी जी जो है 2018 में स्वीडन में आयोजित नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था, जो दोनों देशों को और निकट लाया है। भारत एक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में स्वीडन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। स्वीडन के उद्योगपतियों ने भारत में $1.7 बिलियन का निवेश किया है, जिससे भारत में अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब का सृजन हुआ है। स्वीडन के बारे में, स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित देश है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के बड़े हिस्से पर फैला है, साथ ही यह नॉर्वे के साथ साझा भी करता है। इसकी करेंसी स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन की करेंसी क्रोना है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वीडिश। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्वीडिश। और उसके साथ हम एक और तथ्य आपको बता दिए हैं, विश्व में सर्वप्रथम अम्बुड्समैन किस देश ने लाया था? हाँ, स्वीडन में आया था। चलिए नेक्स्ट है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी जॉर्जिया मेलोनी, है ना, जॉर्जिया मेलोनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। पहले दर्पण से देखते हैं और वहां से पढ़ने के बाद यहां देखते हैं। काफी चर्चित महिला भी हैं और ये कितना दिन रह रही है प्रधानमंत्री, वो अंगुली पर गिनना है। अंडरलाइन कीजिएगा, इटली में सितंबर 2022 के संसदीय चुनावों के परिणामों के चलते 9 फांसीवादी विचारों से जुड़ी हुई, फांसीवादी कट्टर है, कट्टर महाकट्टर औरत है ये, 9 फांसीवादी विचारों से जुड़ी धूर दक्षिणापंथी आवे तो खुश हो लोगन, कहे का मतलब आज ये बीजेपी के समर्थक बा, दक्षिणापंथी में बा। सीधे बात समझा देता नहीं, बात समझ रहे ना? हाँ, दक्षिणापंथी का मतलब होता है सीधा कि जो पॉलिटिकल पार्टी तो पढ़ा थे आप लोग को ना, जो परंपरा में विश्वास रखता है ना, जो मतलब जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही उसमें भी कोई बदलाव को स्वीकार नहीं करता है, उसको दक्षिणापंथी कहा जाता है। और वामपंथी उसको कहा जाता है जो कहता पूरा सिस्टम में पलट दो, आग लगा दो, नया व्यवस्था लाओ। और जो मॉडरेट होता है कहता है ना, अगर समय बदलल बाटे तो ओकरा हिसाब से उतना चेंज कर लो, पूरा व्यवस्था काहे बदलबो। मान लो पहले हमने के बाबू दादा धोती कुर्ता पहनत रहे, तो ठीक बा, अब लोग जीन्स पहनता, टी शर्ट पहनता, तो काम करो जीन्स कुर्ता पहन के काम चला लिया, है ना। जबकि वही दक्षिणापंथी का धोती कुर्ता माने धोती कुर्ता, बात समझ गए? वामपंथिया से कहेगा कुछो मत पहना, एकदम विरोध करेगा, नया ड्रेस ले आओ, है ना। जो मॉडरेट होगा, उदारवादी होगा, कहेगा नहीं, पुराने विचार में जितना जरूरत है उसको अपनाया जाए, जो उसकी जरूरत नहीं उसको हटा दिया। तो कांग्रेस को मॉडरेट कहा जाता है। भारत में सीपीआई ये इसको कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वामपंथी कहा जाता है, और बीजेपी को, ऐसे भी याद रखिएगा, मंदिर का मुद्दा कौन उठाता है, वैलेंटाइन डे का विरोध कौन करता है, तो फिर बीजेपी हमेशा परंपरा प्रतिष्ठा की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा, है कि नहीं है, इस तरह का। तो दक्षिणापंथी चूंकि बहुत बार बार नाम आ रहा है, तो थोड़ा विचारधारा जानना चाहिए आपको कि अच्छा वो किस मेंटेलिटी का आदमी होगा, है कि नहीं है, तो अब आपको आसान लगेगा। चलिए, तो हम लोग थे, अंडरलाइन कर सकते हैं, 45 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी, कहां तक पढ़े थे हम? ठीक है, सेकेंड कॉलम का पहला लाइन मोटा लेटर में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कीजिए। 45 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, बस अंडरलाइन ही करना है। मेलोनी के साथ ही उनकी कैबिनेट के सदस्यों ने भी 22 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। उनकी कैबिनेट में 5 मंत्री विशेषज्ञ हैं जो किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं करते हैं, जबकि 6 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पद पर मारिया द्राघी का स्थान जॉर्जिया मेलोनी ने लिया है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के पूर्व प्रमुख मारिया द्राघी फरवरी 2021 से प्रधानमंत्री थी। ठीक है,
चलिए आते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं हम लोग इनके बारे में। इटली में 1945 के बाद 2022 तक 70 बार सरकार बदल चुका इसीलिए इनका कार्यकाल जोड़ते रहिए लोग आप लोग, ठीक है। ऐसा इनका पर क्योंकि विश्वास नहीं है, ऐसे इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी हम देते तो आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस था तो हम नहीं दिए हैं, है ना। लेकिन हाँ, इनके बारे में जानिए, बहुत खतरनाक महिला है। तो इटली में 1945 से 2022, अब आप समझ लीजिए कि कितना साल हुआ, 65 उधर हुआ, 55 उधर हुआ और 22 लगभग, और 70 बार सरकार चेंज हो चुका है, ठीक है। 2022 में मेलोनी की पार्टी को मात्र 26% वोटें मिला है। ऐसा पार्टी अल्पमत में इस टाइप से है। चलिए, कौन है जॉर्जिया मेलोनी? जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को हुआ। वह एक इटाली पत्रकार और पॉलिटिशियन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तानाशाह मुसोलिनी के समर्थकों ने एक आंदोलन शुरू किया था। इसे इटालियन सोशल मूवमेंट का नाम दिया गया था। 15 साल की उम्र में मेलोनी ने इसके यूथ विंग में काम किया, यानी मुसोलिनी के साथ ही रह के काम, मतलब उसके पार्टी विचारधारा से जुड़ के पार्टी से काम किया। मेलोनी के पिता अकाउंटेंट थे। रोम में जन्मी मेलोनी अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच बोलती है। उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 2006 में हुआ है। कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो सकती है मेलोनी, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि मेलोनी देश की इकोनॉमी सुधारने पर कम ध्यान देगी। पहली क्लियर बात है कि देश के अर्थ को यही चलते गई ट्रस्ट, यही चलते ट्रस्ट गई कि ओकरा से सामने उमरे वाला बहाना, तब याद पड़ल भारतीय के तो बोला भाई ओकनी के ईमानदार होलन, है ना। तो मेलोनी के बारे में तो पहले ही भविष्यवाणी है कि इससे इकोनॉमिक सुधरने वाला, वहां का स्थिति बहुत खराब है इटली का भी। इटली पर 2100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब समझ लीजिए, कर्ज उतरिए और चढ़ा दिए ये कर्ज उसकी जीडीपी का 150%, मतलब देख रहा है। और यूरोपीय यूनियन को डर है कि इटली में स्थिति और खराब हो जाएगी। इटली में राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है क्योंकि जॉर्जिया की पार्टी के पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इसके अलावा मेलोनी जिन दो पार्टियों के साथ सरकार बनाई है वह भी भरोसेमंद नहीं है। दोनों पार्टियों के मुख्य नेता सिल्वियो स्कोनी और मार्टियो साल्विनी का ईयू के साथ अच्छा इतिहास भी नहीं है, यानी जिसके साथ गठबंधन की है ना। ये दोनों महत्वाकांक्षी नेता है जो खुद को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। तो मेलोनी को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, तो होगा फिर उलटफेर, है ना। उसके अलावा राष्ट्रवादी जॉर्जिया मेलोनी से यूरोप डरा हुआ है, पूरा यूरोप डरा हुआ है। वो कभी भी यूरोपीय यूनियन को छोड़ सकती है, ईयू से सीधे कोई अमल लगे हो जाए, है ना। यूरोपीय संघ की नीतियों से मेलोनी पूरी तरह सहमत नहीं है। वे यूरोपीय यूनियन को शरणार्थी समस्या का कारण मानती है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि कहती है जितना शरणार्थी समस्या है वो यूरोपीय यूनियन की तुष्टीकरण की नीति के वजह से है। वह यूरोपीय संघ पर इटली की एथनिसिटी यानी नस्लवाद बदलने का भी आरोप लगाती है। मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहे थे एक बार कि माइग्रेट्स, खासकर मुस्लिम माइग्रेट्स जो है खतरा होता है, तो उस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने भी दिया है, इस तरीके का, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं विश्व के तानाशाहों में से एक। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पुनर्निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, लगातार तीसरी बार। कानून है, व्यवस्था है, 2 ही बार बनना है, व्यवस्था बदलवा दिया गया, व्यवस्था बदलवा के इनको तीसरी बार बनाया गया है। और ऐसा मतलब ये इज्जत हासिल करने वाले वो समझिए जिस पार्टी के हैं उस पार्टी का संस्थापक था माओ त्से तुंग, और उस माओ के बाद ये पहले व्यक्ति है, समझ जाइए, है ना। तो इतने ये खूंखार आदमी है, इससे डरना है, ये बहुत खूंखार आदमी है। ऐसा नहीं है, देखिएगा निकट भविष्य में विश्व को डर इसी से है। रूस क्या है, रूस एक तरह से ठीक ठाक है, वो अपने नीति पे काम करता है, और इसके बारे में कहा जाता है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। आज तक चीन का कोई मित्र स्थायी रहा ही नहीं है, सबसे दोस्ती करेगा फिर मार करेगा, गारंटी। आप इसका इतिहास पढ़ाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें बताएंगे कि किससे नहीं लड़ा है, ये बताइए। रूस से नहीं लड़ा, भारत से नहीं लड़ा, पाकिस्तान से नहीं लड़ा, अपने अड़ोस पड़ोस जापान ऊपर किससे नहीं लड़ा है। इसका नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, राष्ट्रीय हित है ना, बड़ा आक्रामकवादी टाइप का है, इसीलिए यह बिल्कुल विश्वास करने के लायक नहीं है।
रूस तो खुलम खुला चुनौती दे रहा है, ये पीछे ही से निकालेगा, एगो कोरोना फिर फैला देगा और कहेगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था, यूरोपीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाओ। वो इसी चक्कर में इस तरह का है ना, तो बहुत खतरनाक आदमी है शी जिनपिंग। चलिए अंडरलाइन कीजिएगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2022 में उस समय इतिहास रचा जब 5 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुन लिया गया। बस अंडरलाइन मत कीजिए। पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में उनका यह चुनाव पार्टी की, अंडरलाइन कर सकते हैं, यह चुनाव पार्टी की 203 सदस्यीय केंद्रीय समिति ने 23 अक्टूबर को किया। चले बस, पार्टी की नेशनल कांग्रेस की 10 दिन चली बैठक में अंतिम दिन अर्थात 22 अक्टूबर को ही 203 सदस्यीय केंद्रीय समिति का चुनाव हुआ था। अंडरलाइन कर सकते हैं, शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी का महासचिव तथा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष चुना। पार्टी संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद जिनपिंग पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जो तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी के शीर्ष नेता चुने गए हैं। कंटिन्यू, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव जो होता है वही देश का सर्वोच्च नेता होता है और आमतौर पर वही सरकार का प्रमुख होता है। बस, पार्टी महासचिव चुने जाने के बाद शी जिनपिंग अब मार्च 2023 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस प्रकार यह निश्चित हो गया कि शी जिनपिंग ही सत्ता के तीनों केंद्रों यानी पार्टी महासचिव, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। चलिए आते हैं इसके बारे में कुछ और, कब कानून बना था, क्या बना था। तीसरी बार राष्ट्रपति बने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में रिकॉर्ड तीसरी बार फिर से चुन लिया गया है। शी जिनपिंग एक बार फिर 5 साल के लिए चीन के राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। यह विशेषाधिकार इससे पहले केवल पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग को ही दिया गया था। 69 साल के जिनपिंग को 68 साल की सरकारी रिटायरमेंट की आयु पार करने और 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद भी, वहां नियम है 68 साल के बाद कोई काम नहीं करेगा और 2 कार्यकाल के लिए ही व्यवस्था है, तो उसका बावजूद भी एक दिन पहले केंद्रीय समिति के लिए चुना गया था। चीन में अब तक कोई भी व्यक्ति पार्टी महासचिव अधिकतम 2 बार ही बन सकता था, लेकिन साल 2018 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसके बाद शी जिनपिंग जब तक चाहें तब तक पद पर बने रह सकते हैं। चलिए 2018 में संशोधन किया गया और उसके बाद यह व्यवस्था चीन में कर दिया गया है कि भाई तू जल्दी चाह तले तू रहो, हमनी के कोनो दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए नेक्स्ट है, पूर्व वर्षों में 2 बार राष्ट्रपति रहे लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित फिर से हुए हैं। अंडरलाइन कीजिए, ब्राजील में राष्ट्रपति पद के लिए अक्टूबर 2022 में संपन्न चुनावों में निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मामूली अंतर से पराजित हुए हैं। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए, जबकि पार्टी के वामपंथी लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने 50.90% मत प्राप्त करके विजय प्राप्त की है। ये ध्यान में रखिए, 50.90 बहुत मामूली अंतर से ये जीते हैं, इसीलिए इनके सत्ता पर भी ग्रहण लग सकता है। ठीक है, बस अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। ब्राजील के विगत 34 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी निवर्तमान राष्ट्रपति को पराजय का मुंह देखना पड़ा हो। निवर्तमान घोषित, अंडरलाइन कर सकते हैं, लुला डी सिल्वा 2003 से लेकर 10 के दौरान 2 बार ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बस अब अंडरलाइन मत कीजिए। तथा भ्रष्टाचार के मामले में कारावास की सजा भी उन्हें सुनाई गई थी, किंतु कुछ ही दिन पूर्व ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगे सभी आरोप को खारिज कर यह कहते हुए उन्हें बरी कर दिया था कि उन्हें सजा सुनाने वाला जज जो था वो निष्पक्ष नहीं था। इस प्रकार 2 बार राष्ट्रपति रहने के बाद लगभग 1.5 वर्ष तक वो जेल में भी रहे। अंडरलाइन कर सकते हैं, तीसरी बार चुनाव जीतने के पश्चात लुला डी सिल्वा अब जनवरी 2023 में अपना यह कार्यभार ग्रहण करेंगे। बस अंडरलाइन मत कीजिए। वैसे बेहद मामूली अंतर से चुनाव जीतने के कारण राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष का कार्यकाल मुश्किलों से भरा ही होगा, क्योंकि देश में उनके विरोधियों की संख्या कम नहीं है। ब्राजील में अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति के साथ ही उपराष्ट्रपति
नेशनल कांग्रेस राज्यपालों और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी 2 अक्टूबर को कराए गए। राष्ट्रपति के चुनाव में उपर्युक्त दोनों उम्मीदवारों के अलावा 9 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में थे। इनमें से किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए आवश्यक न्यूनतम 50% न मिलने के कारण दूसरे दौर का मतदान जो है 30 अक्टूबर को कराया गया, जिसमें 50.90% लुला डी सिल्वा को और 49.10% मत जो है बोल्सोनारो को प्राप्त हुआ है। चलिए, यही है लुला डी सिल्वा। 2 बार पहले बने थे, फिर जेल गए और फिर आने के बाद बने हैं प्रधानमंत्री। इनको जब बने तो बधाई दिया। हाँ, चलिए बढ़िया, मिलजुल के काम किया जाएगा। लुला को 50.8 और लुला इन द सेंस लुला डी सिल्वा को, है ना, शॉर्ट में लिख। हाँ, और वहीं बोल्सोनारो को केवल 49 लगभग 50.9 इसमें दिया यहाँ पर। चलिए ठीक है। लुला पर जब लगे भ्रष्टाचार के आरोप, लुला की जो पार्टी है वो है वर्कर्स पार्टी। वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में फंस गई और उन्हें 3 साल तक की सजा काटनी पड़ी। इस दौरान उन्हें चुनावों से बिल्कुल दूर कर दिया गया था। बता दें कि लुला पर ब्राजील को मंदी में डुबाने का आरोप लगा था। ब्राजील की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप भी इन्हीं पर लगा था। ये 3 वर्ष लुला के लिए काफी कठिन हुआ। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण उन्हें 2018 में जेल में डाल दिया गया था और चुनाव में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। 2019 में दक्षिणापंथी विचारधारा रखने वाले जायर बोल्सोनारो ने देश के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली थी। चलिए नेक्स्ट है, बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ है। अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। हाँ, बुर्किना फासो एक कंट्री है, छोटा सा देश है जो अफ्रीका महादेश है। ये देख लीजिएगा थोड़ा नक्शा, एक बार आप लोग तो दूर से देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, है ना। माली के नीचे है घाना वगैरह जो देश है ना, ये सब नाइजीरिया, कैमरून, ये सब अफ्रीका महादेश है और इसी में ये है आपको बुर्किना फासो देश है। चलिए, यही है तख्ता पलटने वाले और विश्व के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। ये मात्र 34 वर्ष के संभवतः है ये, है ना, और तख्ता पलट के ये बने हैं। चलिए पहले पढ़ लिया जाए न्यूज से। बुर्किना फासो में 9 माह में दूसरी बार सैन्य तख्ता पलट। 9 महीना पूर्व जनवरी 2022 में सैन्य तख्ता पलट का शिकार हुए बुर्किना फासो में एक बार पुनः सैन्य अधिकारियों ने जुंटा नेता से राष्ट्रपति बने लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडाओगे दामिबा की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर नियंत्रण 1 अक्टूबर 2022 को कर लिया है। बस राष्ट्रपति दामिबा, जिन्होंने जनवरी 2022 में ही राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को सत्ता से बेदखल कर सत्ता पर कब्जा किया था, उनकी सरकार का तख्ता पलटकर अब 34 वर्षीय कैप्टन इब्राहिम तोरे के नेतृत्व में सैन्य दल ने किया है। सरकार टीवी एवं प्रसारण केंद्र सहित प्रमुख सरकारी ठिकानों पर कब्जे के पश्चात सेना के प्रवक्ता ने कैप्टन इब्राहिम तोरे को ही सरकार प्रमुख घोषित किया है। जनवरी 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल दामिबा ने निर्वाचित राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे पर जिहादियों को पीछे हटाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। नए सैन्य विद्रोहियों ने दामिबा को इस कार्य में विफल करार दिया है। कैप्टन तोरे के नेतृत्व वाले सैन्य कर्मियों ने सत्ता पर नियंत्रण के साथ ही सीमाओं को सील करने, संक्रमणकालीन सरकार व विधानसभा को भंग करने तथा संविधान को निलंबित करने की घोषणा की है। अंडरलाइन कर सकते हैं, 34 वर्षीय इब्राहिम तोरे सत्ता पर नियंत्रण वाले विश्व के सबसे युवा नेता बन गए हैं। चलिए, यही है तोरे साहब, खतरनाक होता है सब। एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश, बुर्किना फासो देश के बारे में जानते हैं, को वर्ष 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, 1960 में पहले फ्रांस का ही उपनिवेश था, है ना, फ्रांस से इसको आजादी कब मिली 1960 में, के बाद इस देश में कई बार तख्ता पलट सहित अस्थिरता का सामना करना पड़ा इस देश में। बुर्किना फासो नाम इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस देश के नाम का शाब्दिक अर्थ कितना सुंदर है, ईमानदार पुरुषों की भूमि, है ना। हाँ, इसे क्रांतिकारी सैन्य अधिकारी थॉमस संकरा द्वारा चुना गया था इस नाम को, जिन्होंने वर्ष 1983 में सत्ता संभाली थी। वर्ष 1987 में उनकी सरकार को गिरा दिया गया और उनको मार डाला गया, है ना। ईमानदार पुरुष की भूमि है। वर्ष 2015 से यह देश पड़ोसी माली से
माली से फैले इस्लामिक उग्रवाद से लड़ाई लड़ रहा है। इसने सेना के क्रोध को हवा दी है और बीते वक्त में कभी महत्वपूर्ण रहे पर्यटन उद्योग को हानि भी पहुंचाई है। चारों तरफ से घिरा बुर्किना फासो, जो सोने का उत्पादक होने के बावजूद पश्चिमी अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक है, ने वर्ष 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कई तख्तापलट की घटनाओं को देखा है। इस्लामी चरमपंथियों ने बुर्किना फासो क्षेत्र के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है और कुछ क्षेत्रों में निवासियों को इस्लामिक कानून के अपने कठोर संस्करण का पालन करने के लिए मजबूर किया है, जबकि विद्रोह को दबाने के लिए सेना द्वारा किए जा रहे संघर्ष ने दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों को भी समाप्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, VBI। UNHRC ने श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार किया, भारत मतदान से रहा दूर। ठीक है, यही ना, ब्रैकेट कहां है, हाँ ठीक है नीचे। चलिए अंडरलाइन कीजिएगा, जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC का फुल फॉर्म यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने काउंसिल ने श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव को अपने 51वें सत्र में 6 अक्टूबर 2022 को स्वीकार कर लिया। अब ध्यान दीजिए, सुनिए, ये जिस मानवाधिकार परिषद में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसका विरोध भारत करता है, वो वोटें नहीं देता है, कहता है कि आप किसी देश के आंतरिक मामला में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। श्रीलंका के अंदर, चाइना के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर कोई समस्या है तो वो देश का समस्या है, जबकि यहां पे हमको लगता है थोड़ा सा भारत की नीति अगर वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं तो आप अलग थलग अपने आप को क्यों कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे चाइना में प्रस्ताव लाया गया था, चीन के विरुद्ध लाया गया तो वो फेल हो गया। अब बेचारा गरीब श्रीलंका के पक्ष में सब वोट देकर बर्बाद कर दिया। बात मेरा समझिएगा कि मान लो उस देश के अंदर में कोई मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है, जैसे लिखते संघर्ष हुआ था तो उसमें आरोप है बहुत से लोग बेगुनाह लोग मारे गए, इसका जांच करना है और श्रीलंका इसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए प्रस्ताव है। भाई श्रीलंका का वो पर्सनल मुद्दा है, ठीक है मान लिया गया, लेकिन ये भी बात तो सही है कि श्रीलंकाई सरकार इतने लोगों की मौत का जो कारण बना उसको कंट्रोल कौन करे। कोई देश का तनाशा अगर इस तरह का हरकत करने लगे तो फिर यूएन बना किस लिए, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो चाहिए कि भारत जो है अपनी नीति में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ परिवर्तन ला करके जहां कट्टरता का शिकार हो रहा है उसका तो कम से कम सपोर्ट करे। तो भारत इससे दूर हो गया, इसमें वोटिंग नहीं किया, चाइना वाला में भी वोटिंग नहीं किया, कहा नहीं हम इस तरह के बात को नहीं मानते हैं, ये किसी भी देश के संप्रभुता का मुद्दा है ना। तो यही मेन न्यूज है, समझ गए। चलिए अब पढ़ते हैं। 47 सदस्यीय परिषद में 20 देशों ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, यानी 47 में 20 गोला कलक की प्रस्ताव आई, माने श्रीलंका में कार्रवाई हुई, जबकि चीन व पाकिस्तान सहित 7 देशों ने इसके विपक्ष में मत दिया, एकदम उल्टा, यानी श्रीलंका के फेवर में खड़ा हो गया कि नहीं होना चाहिए ऐसा। क्लियर बात हो गया। 7 देश विपक्ष में मत देते हुए श्रीलंका सरकार का स्पष्ट साथ इस मामले में दिया है। कौन कौन दिया है? चीन पाकिस्तान के साथ 7 गो देश। यहां एक चीज और फोकस कीजिएगा, जहां चीन है वहां पाकिस्तान भी है, भले भारत अलग थलग हो जाएगा लेकिन जहां चीन है वहां पाकिस्तान का हाँ भैया तू बोले तो हम होगा नहीं, है ना, भले बेटा हम नहीं किया लेकिन बाप के उल्टे बना ले वो अलग मैटर है ना। हाँ तो खलनायक बेटा है। हाँ चलिए, तो वही बात यहाँ पे है कि देखिए चीन पाकिस्तान से 7 देशों ने श्रीलंका को पोटिया लिया, भारत में बेचारा अलग थलग, भारत सहित 20 देशों ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। अब भाई वोटिंग तो 27 गोला के भयल, 47 में 20 को अनुपस्थित होगा तो 27 गोला तो 14 गोला जो कोई से बात होगा तो वहां तो 20 गोला तो पक्ष में रहे, बेचारा श्रीलंका पर कार्रवाई शुरू हो गई। यही चीज है, ठीक है। अनुपस्थिति दर्ज करने वालों में भारत के अलावा जापान था, नेपाल था, कतर था, ये सब देश शामिल था, जबकि प्रस्ताव के पक्ष में मतदान सब बड़का यूरोपीय कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, नीदरलैंड आदि थे। स्वीकार किए गए मसौदा प्रस्ताव की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि
कि इसमें श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट की जांच करने तथा जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही एवं मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रस्ताव 2012, 13, 14, 15, 17, 19 और 21 में भी लाया गया था। श्रीलंका सरकार ने उन्हें अपने संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया था। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद चर्चा में है, तो पहले इसके बारे में जानिए। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी संस्था है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। गठन, इस परिषद का गठन माने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, नाम थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, परिषद हो गया। इस परिषद का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। पहले जो आयोग था ना, उसी को परिषद बना दिया गया 2006 में। बीबीआई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में काम करता है और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश अभी हम लोग पढ़ दें। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में भागीदार राज्यों के योगदान के साथ साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। इसकी सीटों का वितरण कैसे किया गया है, तो अफ्रीका से 13 गो रही, एशिया प्रशांत से 13 गो रही, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री से 8 गो रही, पश्चिमी यूरोप और अन्य देश से 7 गो रही और पूर्वी यूरोप से 6 गो। बांटल बा, वही में से हेरफेर होता रहेगा, है ना। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र, मतलब लोग लगातार अगर आप 2 बार बन जाते हैं तो तीसरा बार आपको खोड़ो नहीं है, बनने का तो बातें छोड़ दीजिए, फिर अगले बार खड़ा होइएगा, है ना, इस तरह का बात है। ठीक है, चलिए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आया है 2022 जिसमें वन्य जीवों में 69% का गिरावट दर्शाया गया है। देख लीजिए स्थिति। चलिए नेक्स्ट न्यूज यही ना है, अब ब्रैकेट वाला पहले पढ़ लो जाओ। बीबीआई है 1970 से 2018 की अवधि में पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में कितना प्रतिशत गिरावट? 69% की गिरावट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में यह बताया गया है। यह क्या है, अंडरलाइन कर सकते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या के संबंध में, वीडियो बना तो कि ना, हाँ ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या के संबंध में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2 संस्थाओं, एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF तथा जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। 2-2 बरस, कंटिन्यू अंडरलाइन, 2-2 बरस के अंतराल पर जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाता है कि विश्व भर में अलग अलग जीव जंतुओं की आबादी में क्या परिवर्तन आ रहा है तथा इसका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो कितने वर्ष पर रिपोर्ट जारी करता है? 2 वर्ष पर। ठीक, अब अंडरलाइन मत कीजिए। वर्ष 2022 की ताजा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आया 2022 वाला कितना तारीख को आया है? 5 अक्टूबर 2022 को विश्व भर में जारी की गई। बस इतने अंडरलाइन कर सकते हैं, 5 अक्टूबर 2022 को विश्व भर में जारी की गई, बस। अब अंडरलाइन मत कीजिए। जिसमें वन्य जीवों की घटती हुई आबादी का हवाला देते हुए चिंताजनक तस्वीरें दर्शाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1970 की तुलना में 2018 में जीव जंतुओं, स्तनधारी जंतुओं, पक्षियों, सरीसृप, उभयचर व मछलियों आदि की आबादी में औसतन 69% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। अर्थात 48 वर्षों की इस अवधि में इनकी संख्या में 2/3 से अधिक की कमी हुई है। उनके रिपोर्ट के अनुसार यह कमी विश्व के सभी भागों में समान नहीं है। विश्व के अलग अलग भागों में यह गिरावट भी अलग अलग है। जैसे लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई कंट्री में गिरावट सबसे ज्यादा है, जहां 1970 की तुलना में औसतन 94% की कमी वन्य जीवों में आ गया है। बताइए, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई कंट्री में। अफ्रीका में 66%, एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में 55%,
उत्तरी अमेरिका में 20%, देखिए ऐसे एक देश थोड़े आगे है, उत्तरी अमेरिका 20 मात्र, यूरोप और मध्य एशिया मात्र 18%, है ना, ये सब काफी आगे देश है। तो इस तरीका से डाटा नीचे दे दिया है कि उत्तरी अमेरिका में कितना दक्षिण है, ठीक है ना, इसको ध्यान में। यानी सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज किया गया लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई कंट्री में, और सबसे कम जो है 18% जो है यूरोप में और मध्य एशिया में, है ना, किया गया। नीचे पढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ताजे पानी की प्रजातियों में सर्वाधिक 83% की गिरावट संदर्भित अवधि में दर्ज की गई। 95% व्हाइट टिप शार्क समाप्त हो चुका है, जबकि अन्य शार्क की आबादी में 71% की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार 90% वेटलैंड एरिया पूरी तरह खत्म हो गया है। समुद्र में प्लास्टिक 1980 की तुलना में 10 गुना बढ़ गया है, जिससे 86% समुद्री कछुआ सहित अनेक जीव पर संकट आ रहा है। रिपोर्ट में उल्लेखित 6 गतिविधियों जिनसे वन्य जीवों को ज्यादा नुकसान हो रहा है, 6 गतिविधियां हैं: शिकार, खेती, जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा किसी नाजुक पर्यावरण में खतरनाक जीवों की प्रजातियों का बसना। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की इस रिपोर्ट में वन्य जीवों की 5320 प्रजातियों की लगभग 32,000 की आबादी को ही शामिल किया गया है तथा इनवर्टिब्रेट्स, जेलीफिश, ऑक्टोपस, घोंगा, तितलियों जैसे बिना रीढ़ वाले जीव इनमें शामिल नहीं। बिना रीढ़ वाला जीव का क्या कहा जाला? पढ़े बन कार्डेटा ही कार्डेटा, नॉन कार्डेटा। बायोलॉजी 3 बजे पढ़ाई होता नहीं होता, नॉन कार्डेटा को इसमें शामिल। चलिए, इसमें नक्शा बना करके दिखा दिया गया है कि कौन एरिया में, जैसे नॉर्थ अमेरिका में 20% है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई कंट्री ये पूरा को कहते हैं, है ना। ये आपको जो है ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये हो गया लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री। बाकी आपको अफ्रीका हो गया ये, और यूरोप और सेंट्रल एशिया जिसमें रसिया का आधा पार्ट शामिल है, ये वाला, है ना, ये वाला, ये हो गया आपको ये। और बाकी जो एशिया और पैसिफिक वाला हमनी के सब कोनो हमें आजम से, है ना। तो यहां पर 55% का गिरावट आया हुआ है, ठीक है। कौन है उइगर मुसलमान और क्यों बीजिंग करता है इनसे नफरत? तो पहले चीन में चलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं पहले मुद्दा है क्या। तो अपने आप के अंदर जिज्ञासा जगेगा, सॉरी उइगर मुसलमान के हो, काहे चीन ओकरा से नफरत करेला, खासकर बीजिंग के लोग इससे नफरत क्यों करते हैं। अंडरलाइन कीजिए, पहले हेडिंग पढ़ देते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने फिर से अनुपस्थिति दर्ज की है। सिद्धांत भाई दर्ज कर दिलक। चलो अंडरलाइन कीजिए। चीन के शिनजिंगपिंग क्षेत्र में लाखों उइगर मुस्लिमों को शिविरों में हिरासत में रखने के मुद्दे पर, कितना बढ़िया मुद्दा था, इसमें पक्ष में वोट देना चाहिए था, जांच होना चाहिए था, लेकिन नहीं होने दिया, कोई वोट ही नहीं किया इसके विरोध पक्ष में। सब कहा कि नहीं होगा, खाली अमेरिका बेचारा अकेले। तो इससे अमेरिका का विश्व में दादागिरी कम हो रहा है, यह बात साबित हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका जो प्रस्ताव लाता था सब पास होता था, लेकिन अब अमेरिका से डर नहीं कि चाइना से डर, बात पक्ष में कोई नहीं, तो देखे हमरे के ना लपेट लेवे, बात समझ रहे हैं इसमें। तो इसलिए यही मुद्दा ये हो रहा है। तो मुद्दे पर उसके विरुद्ध अमेरिका, कनाडा एवं ब्रिटेन आदि देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थिति दर्ज कर भारत एवं यूक्रेन सहित 11 देशों ने यह प्रस्ताव पारित न होने देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चीन की मदद अक्टूबर 2022 में की। क्योंकि जितना लोग उपस्थित रही उनमें 50% चाहिए, ये लोग का अलग देखलक, कैलकुलेशन कर लेलक, अलग इतनी मत है, छोड़ तर फेवर में नहीं करे तो मत करेंगे, विरोधे में मत करिए, अभी मत कर, इस तरीका से। चलिए अंडरलाइन मत कीजिए। अब चीन में उइगर मुस्लिमों की स्थिति की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 17 मत ही 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 6 अक्टूबर 2022 को पड़े, जबकि चीन, पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, सूडान, सेनेगल,
सहित 19 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। समझ गए? जिसे 19 से 17 का अंतर हो गया, प्रस्ताव पास नहीं हुआ। वहीं भारत यदि उधर से शामिल हो जाता, यूक्रेन ससुरा इतना मदद चाहती, वो शामिल हो जाए तो मैटर कुछ और रहे। तो जांच के लिए प्रस्ताव पास हुई, ओकर बाद करी चाइना विरोध, तो यूएन से बेलावल जाए। मतलब चाइना को हम चाहते हैं कमजोर करना। सबसे पहले मेरा पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं, मेरा दुश्मनी है चाइना से। पाकिस्तान के उधर कबूल लपेट लिए, लेकिन चाइना अगर चला होता तो दिक्कत हो जाएगी, लपेटा जल जाएगी। बात समझिए, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए चाइना पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और चाइना का एकदम दामन थमले रहता है पाकिस्तान, जानता है ये अगर एक साथ हम छोड़नी तो हमारे को बड़ा लपेटे ला तैयार बैठल बा एकदम, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इसका दामन थामे रहता है। देखिए तो चलते आगे। तो जबकि चीन, पाकिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, यूएई, उज्बेकिस्तान, सूडान, सेनेगल सहित 19 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया, जिससे 19-17 के मतांतर से प्रस्ताव खारिज हो गया। परिषद के 16 वर्षों के इतिहास में यह दूसरा अवसर है जब अमेरिका द्वारा लाया गया कोई प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है। यह बदलते हुए वैश्विक समीकरणों का भी संकेत देता है। अमेरिका को इस प्रस्ताव पर भारत के समर्थन की आशा थी। इस संबंध में भारत का कहना है कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी संस्थाओं में किसी भी देश के विरुद्ध मतदान नहीं करेगा। बात खत्म, मतदान में शामिल ही नहीं होगा। सीधे हमने की यह सिद्धांत पर यूएनएचआरसी में कोई भी तरह का मतदान होगा उसमें हम लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इससे उस देश की संप्रभुता पर खतरा है। आप किसी भी देश के अंदर घुस के आप कौन होते हैं जांच करने वाले, है ना? तो इस तरह का भारत का अपना सिद्धांत है, संप्रभुता का पालन करने वाला बात करता है। चलिए अच्छा सिद्धांत, ऐसा नहीं गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग पंचशील में विश्वास रखते हैं, दूसरे देश की संप्रभुता में विश्वास रखते हैं। तो फिर अगर यूएन के माध्यम से ही किसी देश की संप्रभुता पर अगर चुनौती खतरा दिया जाए तो कल लोग हम लोग तो संप्रभुता को तो खतरा आ सकता है। हम लोग के अंदर भी देश में बहुत कुछ होता रहेला, मैंने बोला वो पास करवा दिया सर, चल भारत में जांच हो, है कि नहीं? तो इस तरीका का भी होता है। चलिए थोड़ा सा आते हैं उइगर मुसलमान। उइगर से चीन क्यों करता है नफरत? चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो वास्तव में अल्पसंख्यक तुर्की जाति समूह से हैं, तुर्की जाति के हैं वो लोग। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। तुर्क मूल के उइगर मुस्लिमों की चीन के सिनजियांग प्रांत में कई लाख की आबादी है। ये तुर्की भाषा बोलने में सहज है। चीन में जिन 55 अल्पसंख्यक समुदायों को आधिकारिक मान्यता मिली है, उइगर उनमें ही शामिल है। डिटेंशन सेंटर में कैद हैं लाखों उइगर मुसलमान। इसी को लेकर के ये मानवाधिकार परिषद पहल किया था। मानवाधिकार समूहों के एक अनुमान के मुताबिक अकेले उत्तर पूर्व के चीन के सिनजियांग प्रांत में 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा गया है, जहां उनसे अमानवीय तरीके से पेश आया जाता है। कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। बताया जाता है कि उन पर परिवार नियोजन और जन्म दर पर नियंत्रण को लेकर भेदभाव किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने उइगर मुस्लिमों के साथ भेदभाव को लेकर इस पर लगाम लगाए जाने की अपील की है। चीन क्यों करता है नफरत? तो चीन के सिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये चीन से अलग होना चाहते हैं, ऐसा माना जाता है। कहीं लाख की आबादी है और इनका भीतरे भीतरे विचार है कि हम लोग को मौका मिले तो हम लोग चीन से अलग हो जाएंगे। वहीं चीन कभी नहीं चाहे, बाबू चाहिए तो दूसरा का हड़के वाला बात, एक से कौन अलग हो जाते। तो वहीं चीन कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। उइगर मुस्लिम जब कभी भी चीनी कानून का विरोध करते हैं तो उसे कुचलने की कोशिश की जाती है। चीन में उन्हें काफी अमानवीय यातनाएं दी जाती है। नमाज और रोजे रखने पर भी काफी हद तक पाबंदी है। इन्हें दाढ़ी रखने के लिए मना किया जाता है। महिलाओं को पर्दा करके बैंक और अस्पताल जाने की अनुमति नहीं है। उइगर मुस्लिमों से जबरन मजदूरी और नसबंदी के भी मामले सामने आए हैं। अब आपका मन, अब जो सोचिए, इस न्यूज को पढ़ दिए, इस पर मेरा कोई विचार नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाओ। अच्छा, तो वे जो आरोप लगाए उइगर मुस्लिमों के साथ भेदभाव और हिंसा की घटनाओं पर रिपोर्ट को चीन ने अक्सर नकारता रहा है। इस बार भी चीन ने जो है यूएन की रिपोर्ट का विरोध किया है। चीन के राजदूत का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कोई जुल्म हो रहा है। चीन का मानना, उसको कहता है भाई सारे चीनियों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है ऐसा उन लोगों के साथ हो रहा है। अब वो लोग धर्म को मुद्दा बना करके इस तरह का
अलग तरह का व्यवहार चाहता है, तो चाइना में तो संभव है नहीं वैसा, भाई कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां कहां से चलेगा ये सब चीज, है ना। तो वो कहता है हम कहां उसके साथ भेदभाव करते हैं। भेदभाव कब करते? जब उन लोगों को उस तरह का छूट देते, तो हम छूट दे के भेदभाव करेंगे। हम छूट नहीं देकर के भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो पूरे चाइना के लोग मेरे लिए एक जैसे, इसलिए विरोध करता है सब। बहुत हद तक नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए तो चाइना का भी सही है। मान लिया ज्यादा छूट दे दिया जाए तो कहीं हो सकता है कि वो लोग विरोध हो जाए, ये हो जाए, लेकिन फिर भी जब उन लोगों को अपनाया है चाइना, तो उन लोग के साथ भी ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करना। चीन का मानना है कि उनके देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने को लेकर जारी ये रिपोर्ट पश्चिमी देशों के अभियान का एक हिस्सा है। बता दें कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट से इस रिपोर्ट को वापस लेने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। चलिए नेक्स्ट है, रूस का हिस्सा बना लुहांस्क, डोनेट्स्क समेत 4 गो क्षेत्र। ये यूक्रेन है और इस 4 गो क्षेत्र को रूस ने जो है लपेट लिए। चारों क्षेत्र के मालिक लोग को कहा आओ लोगन, आओ अब हमारा संग रह लोगन, है ना। ये 4 क्षेत्र का 4 गो मालिक है। अब बीच में तो देख ही रहे कौन है। यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता, ना सॉरी ये ना है, बहुत न्यूज बमर दे 40-45 मिनट। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस ने अपने भूभाग में शामिल कर लिया है। अंडरलाइन कर ली। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एक बड़ी घटना के तहत यूक्रेन के 4 क्षेत्रों लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सन और जपोरिजिया को रूस में मिलाने की घोषणा जो है रूस ने 30 सितंबर 2022 को कर दिया। बस इसके लिए रूसी सैन्य अधिकारियों की देखरेख में कराया, वहां जनमत संग्रह करवाया, और रूसी अधिकारी लोग था। जनमत संग्रह समझ ही रहे हो कैसा हुआ होगा। सब लोग कह दिया हाँ भाई तेरा फेवर रूस में मिले, रूस में मिले। उन्हें कहेंगे हमनी के करेले रही जूनागढ़ में, वही ना भयल। हाँ समझ गए नहीं बात सब। तो रूसी सैन्य, हम चाहते हैं कि आप लोग बस समझ जाइए कि मैटर क्या है, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आएगा खाली पढ़ लीजिएगा, सब चलाएगा तो थोड़े मजा आएगा। तो वही एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जूनागढ़ के मिलावल करे जनमत संग्रह से, बस वही भले जनमत संग्रह हुई जान, ठीक। वहां जनमत संग्रह का हवाला रूस ने दिया है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के रूप में विलय को औपचारिक रूप देते हुए क्रेमलिन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन क्षेत्रों के अलगाववादी नेताओं के साथ, इस क्षेत्र के प्रमुख नेता ना, इस क्षेत्र में कुछ ऐसा लोग था जो कहता था हम रूस में मिले, तो कहला आओ पार्टी तू हमरा लंगे, अब रूस होकर के न कही कि आओ हमरा लंगे रहो हुए चारू अलगाववादी। हाँ अलगाववादी नेताओं के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 सितंबर 2022 को किए। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने यह कहा कि यह क्षेत्र अब हमेशा के लिए रूस का हिस्सा बन गया है। सीधे कह दो हमेशा के लिए बन गया है। तथा रूस पूरी शक्ति से इन्हें कहते हैं रक्षा करें, अपना जमीन के रक्षा करें। हड़प लिया अब कोई नहीं रहा 4 क्षेत्र का रक्षा करेंगे, अब कह रहा हम अपना जमीन के रक्षा करें। आई जमीन के करो हमारा इसका, और पूरी शक्ति से अपने जमीन की रक्षा करेगा। इस बात पर बल देते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस में मिलाए गए इन क्षेत्रों को वह कभी भी वापस नहीं करेगा। इसके बाद रूसी संसद ने भी इन प्रांत को रूस का हिस्सा घोषित कर दिया। अंडरलाइन कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किसी दूसरे देश के क्षेत्र को अपना भाग बनाने का यह पहला बड़ा घटना है। ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन रूस ने इस परंपरा का शुरुआत फिर से कर दिया है। बस अंडरलाइन मत कीजिए। रूस के इस कदम को यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ ने अस्वीकार किया है। यूरोपीय संघ ने अधिग्रहित किए गए 4 क्षेत्रों में रूस द्वारा कराए गए जनमत संग्रह को यूरोपीय संघ ने स्वीकार ही नहीं किया है। यूरोपीय संघ के अनुसार जनमत संग्रह के बहाने रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता का पुनः उल्लंघन किया है। अंडरलाइन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम एंटोनियो गुटरेस ने इस अधिग्रहण को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। चलिए अब तनी आवत तनी को पान चबा के प्लीज, खाना नहीं खिले तनी, ठीक बानू मैं नहीं खेले कुछ ना हुई मैं। हाँ दर्शन करत रही लोगों। 1:45 होता, 1:45 हो रहा है, एकदम 1 बजे गारंटी आ जाओ, ठीक बा। तो 15 मिनट में आप लोग भी थोड़ा फ्रेश हो जाइए, ठीक है।